नमस्कार, मैं आशीष। आज का हमारा जो टॉपिक है वास्तु को लेकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि आज हाल ही में हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी जो फाइट चली हुई है वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में। तो उसी पर चर्चा करेंगे कि वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में क्या फ़र्क है, इनमें से कौन सा सही है या गलत है, या अप्लाई जिस तरीके से इसको किया जाता है, या जो लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं या इसको कहीं ना कहीं किसी को मॉडर्न वास्तु को अच्छा बता रहे हैं, वैदिक वास्तु को नहीं, या वैदिक वास्तु को अच्छा बता रहे हैं मॉडर्न वास्तु को नहीं। तो उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्वेता गर्ग जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, जिस प्रकार से मार्केट में आज कल चला हुआ है कि मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु को लेकर कुछ लोग वैदिक वास्तु को बहुत ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, मॉडर्न वास्तु को नहीं, और मॉडर्न वास्तु को जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो उसको ज्यादा बेटर बता रहे हैं। मैं आपसे न्यूट्रल वे में पूछना चाहूंगा कि वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में क्या फर्क है, कौन सा सही है? ओके, तो हम बात करते हैं वैदिक वास्तु मॉडर्न वास्तु। मैं किसी भी एक की साइड बात नहीं करूंगी, हम बहुत जेन्युइनली बात करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी लोग वास्तु का अप्लाई करना का मन बनाते हैं, सोचते हैं या सीखने का मन बनाते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि हम किस वास्तु को यूज करें, किसको अप्लाई करें। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का सब्जेक्ट बन चुका है। तो मैं कोशिश करूंगी अपना एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। ना मैं वैदिक को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं मॉडर्न को सपोर्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी न्यूट्रल होकर चीजों को समझने की कोशिश करना। तो पहले हम बात करते हैं मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु में डिफरेंस क्या है। बेसिकली हम देखें तो इसमें क्या डिफरेंस है। मॉडर्न वास्तु कहां से आया, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। मॉडर्न वास्तु जो हमारा वास्तु के ग्रंथ है, जो हमारा एंशिएंट साइंस है वास्तु का, उसी में से निकला हुआ सब्जेक्ट है मॉडर्न वास्तु। और अगर मैं सच बोलूं तो एक्चुअली मॉडर्न वास्तु या वैदिक वास्तु जैसी कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। ना ही कोई वैदिक वास्तु है और ना ही कोई मॉडर्न वास्तु एग्जिस्ट करता है। वास्तु तो सिर्फ वास्तु है, एक साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस, अपने बहुत सारे ज्ञान के साथ एक ग्रंथ में लिखा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि आगे आने वाला जो टाइम है, जब लोगों को बहुत सारी परेशानियां आएंगी, कलयुग आने वाला टाइम है, उनको ये पता था कि आगे लोगों को जब परेशानियां आएंगी तो उनके पास एक टूल होना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन को ज्यादा आराम से, ज्यादा समृद्ध तरीके से स्पेंड कर सके। उसके लिए उन्होंने एक टूल बनाया जिसको हम कहते हैं वास्तु साइंस। अब क्या होता है, जैसे भगवान ने एक इंसान को बनाया, जब इंसान को बनाया था तब वो एक आदिवासी का जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, जो मिल गया वो ही खा लेते थे, है ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान इवॉल्व होता गया, धीरे धीरे उसको ज्ञान आया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे एक समाज बनाना चाहिए। तो वो क्या हुआ, भगवान ने तो इंसान को ही बनाया था, लेकिन इवोल्यूशन हुआ। ऐसे हर एक चीज की इवोल्यूशन होती है, ऐसे ही हमारे वास्तु की इवोल्यूशन हुई। जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा था वो बिल्कुल ठीक था, वो प्रिंसिपल्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारी सराउंडिंग चेंज हुई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, लाइफस्टाइल के हिसाब से लोगों ने वास्तु को जब पढ़ा और उसको अप्लाई करने के तरीकों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया। वहां तक वास्तु बिल्कुल ठीक है कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल सेम रहे, तरीका थोड़ा सा बदल जाए, वहां तक वास्तु बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब और ज्यादा समझदार लोग और बहुत सारे लोग एक फील्ड में आते हैं तो हर कोई एक कंपटीशन में, अननेसेसरी के कंपटीशन में लोग फंस जाते हैं। उस समय क्या हुआ कि लोगों ने अपने आप को ज्यादा समझदार दिखाने के लिए, अपने आप को बेस्ट बताने के लिए कि हमने कुछ अलग इन्वेंट किया है, ऐसा शो करने के लिए वास्तु के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को बिल्कुल बदल दिया। वहां मैं मॉडर्न वास्तु को गलत मानती हूँ कि उनको जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है उन्हें नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो रूट है वो तो वही रहेगी। हाँ, अब उन्होंने कुछ चीजें बहुत अच्छी की कि उसको यूज करने का तरीका बहुत आसान बना दिया। जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा था, संस्कृत में लिखा है, हर आम इंसान उसको नहीं समझ सकता, तो उसको समझने के लिए उसको पहले अपनी हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जैसी जिसकी लैंग्वेज है आप उसमें पढ़ सकते हैं।
फिर उसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लोगों तक पहुंचाया, वो भी बहुत अच्छी चीज है। वहां तक जो उन्होंने चेंजेस किए वो बहुत ही एडोरेबल है, बहुत ही अच्छे हैं, एक्सेप्ट जरूर करने चाहिए। लेकिन वही जिन लोगों ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए वास्तु के इतने तोड़ मरोड़ कर कुछ उल्टे सीधे प्रिंसिपल्स जो प्रेजेंट करने शुरू किए, वहां से स्टार्ट हुआ वास्तु का गलत प्रेजेंटेशन। तो मॉडर्न वास्तु प्योरली कोई अलग तरह का वास्तु नहीं है, ये हमारे ही ग्रंथों से निकला हुआ ही वास्तु है। तो बस लोगों ने इसको मॉडर्न वास्तु कहना शुरू कर दिया क्योंकि उनको कुछ अपने आप को अलग भी तो दिखाना था ना, तो कुछ नाम तो देना ही था। उन्होंने अपने वास्तु को मॉडर्न वास्तु नाम दे दिया। और वैदिक वास्तु किसको कहा जा रहा है? वैदिक वास्तु लोग अपने उस वास्तु को कह रहे हैं जो वो ये कह रहे हैं कि हमने केवल ग्रंथों से पढ़ा है, हम एज इट इज उसको अप्लाई करेंगे। वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जो लोग इस तरह की, इसको हम कह सकते हैं दक्षिणानुसी पीढ़ी पर चलना, दक्षिणानुसी विचारों पर चलना। अब जिस समय वास्तु को लिखा गया था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे हम अगर अपनी डिग्री को कहें, जो हमारे प्लॉट्स होते थे, पहले के लोग तो बहुत समझदार थे। अगर हम आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो आज के लोग, उनका 1% भी नहीं है। अच्छा। जितना उनका आर्किटेक्चर, जितना उनकी नॉलेज थी, तो वो हमेशा अपने प्लॉट्स को, जब अपना रहने के लिए, व्यापार करने के लिए प्लॉट्स को यूज करते थे, तो वो हमेशा 0 डिग्री पर ही यूज करते थे। 0 डिग्री फेसिंग देखकर, मतलब अगर नॉर्थ है तो 0 डिग्री हो गया, ईस्ट है तो 90 डिग्री हो गया, तो वो उस तरह से देखकर ही अपने प्लॉट्स को कट करते थे, क्योंकि जगह बहुत थी, पॉपुलेशन कम थी। अब जैसे जैसे हमारा अब टाइम चेंज हो गया है, अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जगह बहुत कम है, तो जैसी जगह होती है वैसी प्लॉट्स कट करने पड़ जाते हैं। तो अगर हम उस समय का एक प्रिंसिपल की वैदिक वास्तु को कैसे यूज करना है, अपने ग्रिडिंग को कैसे करना है, दिशाओं को कैसे विभाजन करना है, अगर हम उसी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते रहें, उसी प्रिंसिपल पर चलते रहें, तो आज हम वास्तु नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग अब भी ये कहते हैं, जो लोग प्योरली अपने आप को वैदिक वास्तु का ज्ञाता बताते हैं, कि ये जो आप लोग डिवीजन करते हो, 16 दिशाएं सर्कल सा बनाते हो, चक्र लगाते हो, ये बिल्कुल गलत है। या आप लोग जो मैग्नेटिक कंपास यूज करते हो, डिग्री निकालते हो, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं वहां वैदिक वास्तु वालों को बिल्कुल गलत कहूंगी। तो कुछ चीजें मॉडर्न वास्तु की बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें वैदिक वास्तु की बिल्कुल ठीक है। समझदारी आपको दिखानी है कि आपको एक्चुअली वास्तु को वास्तु की तरह से यूज करना है। मेन यानी आपकी सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जड़ एक है, बिल्कुल, बस उसके जैसे टहनियां हैं, अलग अलग नाम दे दिए गए अपने हिसाब से, कि ये मॉडर्न है, ये वैदिक है, या अलग जो और भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मतलब जड़ का जो है कि जड़ एक है इसकी, बिल्कुल रूट सेम ही है, केवल इसको काम करने का तरीका, हम ये कहेंगे काम करने के तरीके को मॉडर्न बनाइए और रूट्स को आप वैदिक रखिए, फिर आप वास्तु को यूज कर देखिए, वास्तु आपकी लाइफ में मैजिक कर सकता है। जी मैम, जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि वैदिक और मॉडर्न का, कि इनकी रूट्स एक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बता रहे हैं कि जी मॉडर्न ही बड़ा अच्छा है, मॉडर्न वास्तु कीजिए लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपने बताया कि वैदिक वास्तु में तो बड़ी रेमेडीज होती है, ये बड़ा महंगा खर्च करवाते हैं, बिल्कुल, उसमें उसको लेके बिल्कुल ये थोड़ा सा, ये इस चीज को मैं जरूर गलत कहूंगी कि जो लोग आप मॉडर्न वास्तु फॉलो करने लग गए हैं, बहुत अच्छी चीज है, आपको उसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब आप वैदिक वास्तु को अप्लाई करते हो या उसको यूटिलाइज करते हो, तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस चीज में खर्चा हो जाता है? खर्चा हमेशा आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है, कि आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है आप उतना खर्चा करो। बिल्कुल भी वैदिक वास्तु आपको कभी ये नहीं कहता कि आपको खर्चा बहुत ज्यादा करना है। इवन जो लोग मॉडर्न वास्तु के बहुत ज्यादा सपोर्टर होते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, उनका कहना क्या है कि हम तो कोई भी रेमेडी यूज ही नहीं करते, हम केवल स्ट्रिप या प्लास्टिक की टेप या फिर थोड़े बहुत कलर्स कराकर लोगों की यहाँ पर वास्तु ट्रीटमेंट करा देते हैं, वो ही इनफ होता है। जबकि वैदिक वाले बहुत सारे मिनरल्स या पिरामिड या और भी बहुत तरह की चीजें वो सजेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शायद आपकी नॉलेज वैदिक वास्तु के मामले में यहाँ कम है। वैदिक वास्तु क्या कहता है? वैदिक वास्तु प्योरली नेचुरल चीजों को यूज करने के लिए आपको सलाह देता है। वैदिक के हिसाब से आप सबसे अच्छा है कि आपका जो गाय, काली गाय होती है, देसी गाय होती है, देसी गाय के गोबर को आप यूज कर देखो एज अ रेमेडी।
जब भी आपको एनर्जीज बूस्ट करने की जरूरत पड़े जी तो आप देसी गाय के गोबर का लेपन करो, गोमूत्र का छिड़काव करो। उससे ज्यादा एनर्जी किसी भी चीज में प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जी। और जहां तक हम खर्चे की बात कर रहे हैं तो खर्चा इससे ज्यादा कम तो किसी भी चीज में नहीं आ सकता। जो टेप, स्ट्रिप, कलर्स आप लोग बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा, ये तो फ्री की चीज है। आप किसी भी जी। गौशाला में 150 रुपए दान कर दो, परमार्थ कर दो, वहां से जितना मर्जी चाहे गोबर ले आओ, गोमूत्र जी। ले आओ, और ये इतना अच्छा काम करता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कम ज्यादा का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, जस्ट ये एक मिथ फैलाने के लिए है। वही वो लोग इस तरह से भी कह देते हैं कि हमारी तो फीस, हम वन टाइम फीस ले लेते हैं। अब आप ये देखो कि आप फीस कितनी ले रहे हो। जी। आप 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लोगों से फीस ले रहे हो, 10 लाख रुपए ले रहे हो। ज्यादा तो डर लोगों में यही बना हुआ कि अगर हम बिल्कुल। वास्तु करवाएंगे या कोई वास्तु जी। कंसल्टेंट हमारे आएगा तो वो लाखों लाखों रुपए फीस ले लेगा। अब आप लोगों ने मॉडर्न वास्तु कर एक इस तरह का एक ऑरा बना दिया मार्केट में जी। कि हर किसी को आप ये कह रहे हो कि आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, केवल 100 रुपए की टेप से आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके बदले आप कंसल्टेशन कितनी ले रहे हो? 10-10 लाख रुपए। जबकि मैं क्या कहती हूँ, आपको किसी को 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग, ये तो बहुत बेसिक चीज है जी। आज के टाइम में। मैं ये कहूंगी कि वास्तु तो हर किसी को ऐसे आना चाहिए जैसे हम कहते हैं हर किसी को गायत्री मंत्र आना चाहिए जी। वास्तु आज के टाइम में एक नेसेसिटी सब्जेक्ट है। हर किसी को, हर बच्चे को वास्तु की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए जी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग अपने वास्तु को सीखो, सही तरीके से खुद यूज करो। क्यों आपको लाखों रुपए देने हैं? और फिर आप ये कह रहे हो कि हम तो केवल 100 रुपए की टेप लगाकर आपकी रेमेडी कर रहे हैं। तो ये एक ट्रैप है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके माइंड को ऑक्यूपाई किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है। आप सही वास्तु को यूज करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि मॉडर्न वास्तु से कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, तो सही वास्तु क्या है? कि जैसे हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, वहीं आपने जैसे गाय को भी श्रेष्ठ बताया कि गौ माता को हमारे ग्रंथों में भी एक माता के रूप में उसकी पूजा की जाती है। पंचगव्य का जो उसमें दूध, दही, वो सारी चीजें हमारे लिए बेस्ट रहती हैं। तो अब जैसे लोग ज्यादातर होता है कि अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर में बुलाएगा, ज्यादा तोड़ फोड़ होगी, चाहे वो मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग कोई आ रहा है या कोई वैदिक वास्तु का कोई आ रहा है, तोड़ फोड़ को लेके क्या कहें? देखिए, वास्तु कभी भी ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करो। इसमें मैं दोनों को भी न्यूट्रल बताऊंगी। ना तो वैदिक वास्तु वाले कभी भी आपको अननेसेसरी तोड़फोड़ करने की सलाह देंगे, और ना ही जो जेन्युइन मॉडर्न वास्तु को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो मॉडर्न वास्तु की गलत चीजों को फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि उनको सिखाई वैसा दिया। क्योंकि जो उनको सिखाने वाले उनके मेंटोर थे, उन्होंने उनको गलत सिखाया, तो अब उनकी गलती नहीं है। वो तो केवल इतना कर सकते हैं कि अब आज भी समय है, आप लोग अपनी थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाओ, तो अपनी नॉलेज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जहां तक तोड़फोड़ की बात है, तो कोई भी वास्तु में कंसल्टेंट ये नहीं कहेगा कि आपको तोड़फोड़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तु जो साइंस है वो आपके कम से कम खर्चे में आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए बनाई गई है, ना कि आपको परेशान करने के लिए। हाँ, अगर आप नया घर बना रहे हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी तरीके से वास्तु को अप्लाई करके अपने नक्शे बनाइए। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग घर है, वहां पर 99% चीजों की केवल छोटे छोटे उपाय करने से ही चीजें ठीक हो जाती हैं। तो तोड़फोड़ करना तो किसी भी वास्तु में ना बताया गया है। और जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ किसी की घर में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में कराते हैं, तो मैं तो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। ये नहीं होना चाहिए। तो क्या बिना तोड़फोड़ के वास्तु संभव है? बिल्कुल, बिना तोड़फोड़ के 99% वास्तु बिना तोड़फोड़ के ही संभव है। बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज कर आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप क्या रेमेडी कर रहे हैं, ये आपको समझदारी होनी चाहिए। जैसे अब मॉडर्न वास्तु वाले लोगों ने 2-2 इंच की, 3-3 इंच की टेप्स लगानी शुरू कर दी हैं। अब उनका कहना है कि आप टेप लगाओ, आपकी सारी रेमेडी हो जाएगी, जिसको मैं बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता कि आपने कहीं भी टेप लगाई। आप खुद अपने समझदारी से सोचो, आपके पास भी दिमाग है। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम मॉल्स वगैरह होते हैं या बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर आपने देखा होगा अक्सर एक पाथ बना होता है, या सिक्योरिटी के लिए कुछ चौड़ी चौड़ी टेप्स लगा दी जाती है कि आपको यहाँ से जाना है, वहां से जाना है, टेप्स लगा दी जाती है ना। तो हम क्या कहें
कि उस मॉल में इतना एरिया वो कट है, अब उस मॉल में उस जगह वो जगह काम ही नहीं कर रही होगी, अब वो जोन काम ही नहीं कर रहा होगा। जी। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने फ्लोर के ऊपर एक टेप चिपका दी किसी भी कलर की और वो एरिया कट हो गया, वो एनर्जी कट हो गई। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के वास्तु से मैं बचने के लिए हमेशा कहती हूँ, इस तरह का वास्तु नहीं करना है, सही तरीके से समझ कर करो। जी। आप जियोपैथिक लेवल पर रेमेडीज कर रहे हो, कॉस्मिक लेवल पर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका साइंस आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। बेसिक और हाँ, उसका साइंस, उसका रीजन, उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम ये जी। क्यों कर रहे हैं। और वैदिक वास्तु की रेमेडीज की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी छोटी रेमेडीज आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, तो उनको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर वैदिक की रेमेडीज हम करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी रेमेडीज भी काम करती हैं, तो आप सही रेमेडीज को यूज करो। अच्छा, एक और अभी मेरे माइंड में सवाल आ रहा है कि रंगों को बड़ी महत्वता दी जाती है, खास करके जो मॉडर्न वास्तु की बात करें बिल्कुल। तो कहते हैं कि अगर इस दीवार पे ये कलर कर दे तो जी। आपको रातों रात ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा। हाँ, तो देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न वास्तु में रंगों को क्यों इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जी। गया? क्योंकि वो लोग जियोपैथिक रेमेडीज से बचना चाहते हैं। उन्होंने एक अपना एक ट्रैप बनाया कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आप अगर वास्तु यूज कर रहे हो, आपको बिल्कुल कुछ भी जमीन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जी। बिल्कुल भी कोई कट लगाना, कोई एफर्ट करना, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप केवल अलग अलग दिशाओं में एलिमेंट्स के हिसाब से कलर्स कर कर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। जी। मैं पूरी तरीके से इसको गलत नहीं कहूंगी, कलर्स काम करते हैं, डेफिनेटली काम करते हैं। काम नहीं करते तो ऐसा क्यों होता कि अगर हमने नॉर्थ में रेड कलर पूरी वॉल पर कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना? नॉर्थ ईस्ट में हमने रेड कर दिया तो हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साउथ ईस्ट में हमने ब्लू कलर कर दिया तो हमारा कैश ब्लॉक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब हमें नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं तो हमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उसको यूज करने का तरीका आपको सही से पता होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम कलर्स को यूज करते हैं। कॉस्मिक लेवल पर जब आप कोई भी रेमेडी करते हैं और कलर की स्पेशली हम बात करें, तो कलर केवल थोड़ा सा 2-4 स्क्वायर फीट नहीं होता, कलर आप एक पूरी वॉल पर कर रहे होते हैं। तो वहां पर आप एक बहुत ही जो आपकी एनर्जी है उसको एनहेंस कर रहे होते हैं। तो उसको आपको बहुत सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट के 5 अलग अलग कलर्स हैं। अगर आपने सेम जोन का कलर सेम जोन में कर दिया, लाइक नॉर्थ का ब्लू कलर हमें पता है कि अलाउड है, हम नॉर्थ में ब्लू कलर कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी जरूरी है कि उसका जोन की स्ट्रेंथ कितनी है, उस जगह में जहां पर हम कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, ये हमें सब फैक्टर्स पता होने चाहिए। सबसे जरूरी बात कि जिस इंसान के घर में आप ये कलर्स कर रहे हो उसकी कुंडली उन कलर्स के लिए सपोर्ट करती है या नहीं, जो कि मॉडर्न वास्तु वाले बिल्कुल भी नहीं देखते। मैंने जहां तक देखा है, हो सकता है कुछ लोग करते हो फॉलो, लेकिन जहां तक मैंने देखा है वो लोग फॉलो नहीं करते। उन्होंने केवल एक फ्री कोर्सेज कर एक अपने नोट्स बना लिए हैं कि नॉर्थ अगर कम है तो ये कलर कर दो, ईस्ट कम है तो ये कलर कर दो, और जैसे ही वो एक वो बाट चार डंडियों वाला सा बनाते हैं उसमें देखते हैं और कलर्स करना शुरू कर देते हैं। और बहुत जगह मैंने देखा है कलर करने के बाद लोगों की लाइफ में डिजास्टर्स आए हैं, ब्लंडर्स हुए हैं। तो इस तरीके से काम मत करो। थ्योरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन उसको पूरी सूझबूझ के साथ यूज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी रेंडमली किसी के घर में कोई कलर मत कराओ बिना उसकी कुंडली चेक किए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कलर थ्योरी को गलत नहीं कहूंगी, लेकिन तरीके को गलत कहूंगी जो आजकल लोग यूज कर रहे हैं। जैसे मैम आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और मैंने एक और बड़ी चीज़ सुनी हुई कि काफ़ी वीडियोस भी बन रही है उसके ऊपर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रहता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मस्थान है। अब ब्रह्मस्थान जो कोई भी प्लॉट है, घर है, उसका मेन सेंटर पॉइंट होता है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग। और कुछ लोग कहते हैं कि उसको कवर करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कवर नहीं करना चाहिए, चाहे मॉडर्न वास्तु की, वैदिक वास्तु की बात। आप किस बारे में कह रहे हैं?
तो इसको भी मैं मॉडर्न वास्तु का एक बहुत बड़ा फॉल्स स्टेटमेंट बताऊंगी जी कि जो भी जिस भी एक्सपर्ट ने ये बात निकाली होगी मार्केट में जी कि हमें ब्रह्म स्थान को हमेशा कवर करना चाहिए, जहां पर ब्रह्म स्थान ओपन होता है वहां पर लोग मर जाते हैं, ये एक बहुत फनी चीज है और बहुत मतलब मैं ये कहूंगी इसकी पूरी तरीके से मैं इसकी निंदा करती हूँ कि ये बहुत ही गंदी चीज है। जी जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें इतना साफ साफ तरीके से, इतना प्योर तरीके से बताया गया है कि जो हमारा ब्रह्म स्थान है उसकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो पूरे घर की ऊर्जाएं हमारी ब्रह्म स्थान से डेवलप होती जी है और सभी देवता उसको ऊर्जा हमारे ब्रह्म देवता से मिलती है। जी उन्होंने कहा कि हमें अपने ब्रह्म स्थान को कवर करना चाहिए, जहां पर ब्रह्म स्थान ओपन होगा वहां पर लोग मर जाएंगे, उनके यहाँ बीमारियां आएंगी। ये बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है। जी। जब हमारे ग्रंथों में अलाउ किया गया है, बताया गया है, और आप बहुत पुराने आर्किटेक्चर देखो, बहुत पुराने आर्किटेक्चर्स में आप हमेशा ब्रह्म स्थान को, जैसे अब साउथ में देखोगे तो आज भी इसी तरीके के घर जी, बनते जी। हैं कि जो सेंटर पार्ट है वहां पर कोर्टयार्ड बनाया जाता है और साइड में पूरी कवर्ड बिल्डिंग बनाई जाती है। जी तो पहले सारे पूरे ही भारत में इसी तरीके का आर्किटेक्चर चलता था। अब ये किस तरह से लोगों ने चेंज किया, जैसे जिस समय पर फॉरेनर्स हमारी कंट्री में इंग्लिश लोगों ने जब शासन किया, जी जितने साल वो लोग यहाँ पर रहे, मैंने एक नोट काफी अच्छा पढ़ा था कि जब वो लोग यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर को बहुत बारीकी से स्टडी किया कि इंडिया इतना ज्यादा फ्लोरिश क्यों है, इतनी तरक्की क्यों करता है, इसको जी। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, लोगों के रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं, हैप्पीनेस इतनी ज्यादा क्यों है। जी 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 तो जब उन्होंने इसकी स्टडी की तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन पाया उनका आर्किटेक्चर, जी कि उनका जो आर्किटेक्चर है। फिर उन्होंने हमारे वास्तु के जो ग्रंथ थे उनको पढ़ा तो उन्होंने ये चीज पाई कि यहाँ पर ये लोग अपने ब्रह्म स्थान को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में हर तरह की प्रोस्पेरिटी है। जी तो उन्होंने अपने जो नया आर्किटेक्चर, उन्होंने नई बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, तो उन्होंने इस तरह से किया कि आप अब बिल्कुल इन लोगों के सेंटर को क्लोज कर दो, बंद कर दो, जिससे कि इनकी ग्रोथ रुक जाए। और तब से ये चीज चली आ रही है। अब जी। लोगों को आज के टाइम में लगता है कि यही सही है, जो कवर करते हैं सही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ब्रह्म स्थान अगर आप ओपन रख सकते हैं, वैसे तो आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये बहुत मुश्किल हो गया है, मुश्किल लोग हो फ्लैट्स गया में रहते हैं, जी 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 लेकिन जहां पॉसिबल है, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ सकते हैं, तो जी। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जब आपका ब्रह्म स्थान ओपन होता है तो बहुत सारे वास्तु दोष को वो अपने आप ही काउंटर कर देता है, जी अपने आप ही खत्म कर देता है, क्योंकि एनर्जीज को इतना ज्यादा बढ़ा देता है। जी और वैदिक वास्तु कहता ही यही है कि जितनी अच्छी आपकी लैंड की एनर्जी होगी, आपका वास्तु उतना ही अच्छा होगा। जैसे पुराने टाइम में भी हम देखते थे कि लोग बिल्कुल। अपने सेंटर पॉइंट पे तुलसी का पौधा लगा बिल्कुल। देते थे, या जिस तरीके से उसकी पूजा की जाती थी, तो कहीं ना कहीं ये बात है तो सच्ची। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। और आज भी अगर आप इसको अप्लाई कर कर देखें, और इस तरह से ही उन्होंने ये मिथ फैलाया है कि ब्रह्म स्थान में कभी भी आपको ब्रह्म नाभि नहीं बनानी चाहिए। ये आपने जी। बहुत सुना होगा जी, कि जी, ब्रह्म जी। नाभि, जो भी ब्रह्म नाभि बनाते हैं वो 1-2 साल में मर जाते हैं। तो मैंने अपने करियर में इतनी जगह पर ब्रह्म नाभि बनाई है, और मुझसे पहले भी मैं इतने लोगों से मिली हूँ जी। जिन्होंने 15-15 साल पहले, 20 साल पहले अपने बिजनेस में, फैक्ट्रीज में ब्रह्म नाभि बनाई है। उनके बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत जी। ग्रो कर रहे हैं। जी तो वो किस बेस पर कह देते हैं कि लोग मर जाते हैं ब्रह्म नाभि बनाने से? तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, आपको जी। इसमें नहीं फंसना है। आप इस तरह से सोचो कि जो आपका वास्तु है वो क्या कहता है। मॉडर्न वास्तु ये कहता है कि आपको सिर्फ अपनी दिशाओं पर काम करना है। जी आप अपनी दिशाओं को बैलेंस कर लो, पंच तत्वों को बैलेंस कर लो, बस आपका वास्तु हो गया। लेकिन वास्तु यहाँ तक सीमित नहीं है, वास्तु इससे बहुत ज्यादा आगे है। वास्तु जी। क्या कहता है? वास्तु कहता है आप अपनी लैंड की ऊर्जाओं को अच्छा करो, जी पॉजिटिव करो, ऑरा बढ़ाओ। सबसे ज्यादा मेन रोल वास्तु में इसी चीज का होता है। तो अगर आप अपनी ऊर्जाओं को अच्छा रखते हैं, अब ब्रह्म नाभि बनाने का पर्पस क्या होता है कि आपकी लैंड की ऊर्जाएं अच्छी रहे, जी। यहाँ की एनर्जी बूस्ट रहे। क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जितने भी हमारे देवताज होते हैं, उन जी। सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उन सबको एनर्जी मिलती है ब्रह्म स्थान से, जी ब्रह्म देवता से। अब अगर ब्रह्म देवता खुद ही वीक होंगे, आप ये सोचो ना, हम खुद ही वीक है तो हम दूसरे को क्या देंगे? जी जी एक इंसान जिसके पास खुद ही बांटने के लिए कुछ नहीं है, जी 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 वो किसको क्या बांटेगा? जी तो आप अपने ब्रह्म देवता को इतना स्ट्रांग करो जिससे कि वो सभी बाकी 44 देवता को भी स्ट्रांग कर सकें। जी तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको
जब भी आप यूज करोगे आप हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखोगे। तो इस तरह के मिथ में मत पड़ो। हाँ, तरीका आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं ये कहती हूँ, हो सकता है कि जिन लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो कि किसी का कोई नुकसान हो गया या कुछ हो गया, तो उन्होंने वो चीज ठीक तरीके से ना की हो। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको नॉलेज ना हो, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्होंने चीजें गलत कर दी हो, जिसकी वजह से कोई नुकसान हो गया हो। भ्रम स्थान को ओपन रखने से या फिर भ्रम नाभि बनाने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। ये आप कैसे कंफर्म करोगे, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने ग्रंथों को पढ़ो। आप अपने ग्रंथों को पढ़कर उसकी नॉलेज लो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। जी, उनमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको कैसे अपने देवताओं को देखना है, कैसे उनको एनर्जाइज करना है। अब अगर हम खर्चे की बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मॉडर्न वास्तु वाले कहते हैं खर्चा बहुत होता है जी, तो हमारे ग्रंथों में इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, उसमें बहुत सिंपल तरीके से लिखा है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आप अपने इस देवता को सिर्फ गुड़ का भोग लगाओ। गुड़ का कितना, इतना सा टुकड़ा, उसका भोग अर्पित करो, प्यार से करो। आपका काम ना बन जाए तो कहना। आपको क्या करना है, ये देवता आपके डिस्टर्ब है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा तिल का भोग लगा दो। 1 टेबल स्पून तिल कितने महंगे आ जाएंगे? आई थिंक नथिंग। किसी देवता को प्रसन्न करना है, उसके लिए 2 छुआरों का भोग लगा दो। किसी देवता को खुश करना है, कच्चे दूध का भोग लगा दो। तो ये मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसी चीज है कि इसमें आपकी कोई संपत्ति खर्च हो जाएगी। ये तो बिल्कुल फ्री बराबर चीजें हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए और इस तरीके के आप मिथ में मत पड़ो। जी मैम, वहीं जैसे मॉडर्न और वैदिक वास्तु की बात करें, भाई मॉडर्न के साथ साथ जो वैदिक वास्तु करते हैं वो भी कहते हैं कि जो एंगुलर डिवीजन मेथड है वो कहीं ना कहीं गलत है। उस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, इसको मैं वैदिक वालों की गलती कहूंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब आपके प्लॉट्स बिल्कुल 0 डिग्री पर है नहीं। जो हमारे ग्रंथों में 16 डायरेक्शन के बारे में बात की गई थी, उसको डिवाइड करने के बारे में भी बात की गई थी। लेकिन जो उसमें आज मॉडर्न वास्तु में जो लोगों ने इवॉल्व किया, अपनी नॉलेज के साथ एक टेक्निक निकाली कि हम उसको एंगुलर डिवीजन के मेथड से अपने जो प्लॉट है उसको 16 पार्ट में डिवाइड कर ले, 16 जोन में डिवाइड कर ले। जबकि वैदिक वाले कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, ऐसा तो ग्रंथों में कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप इस तरह से किसी को गलत नहीं कह सकते। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मॉडर्न वास्तु ने निकाला है। इससे क्या होता है, आप पहले तो अपना ट्रू नॉर्थ निकालते हैं। आप कंपास से निकालोगे या गूगल अर्थ प्रो से निकालोगे, आप अपना ट्रू नॉर्थ निकालते हो, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई भी प्लॉट 0 डिग्री पर है ही नहीं आज की डेट में। और तो जब 0 डिग्री पर नहीं है तो आप पुराने तरीके से अपने जो जोन है उनको डिवीजन कैसे करोगे? मैन्युअली आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एंगुलर डिवीजन बहुत यूजफुल होता है। एक्यूरेट तरीके से आपके जोन्स का डिवाइडेशन हो जाता है। ये मॉडर्न वास्तु का एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हमेशा यूज जरूर करना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये जरूर करना चाहिए। जी तो चलिए मैम, काफी सारी बातें आपने बताई मॉडर्न और वैदिक को लेके। अब मेरे माइंड में हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनके भी मन में ये चल रहा है कि वर्किंग किस तरीके से रहती है, कि मॉडर्न वास्तु की कुछ अलग वर्किंग रहती है वैदिक वास्तु से। देखिए, मॉडर्न वास्तु में जहां चीजें गलत हैं, कुछ एक चीजें मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा एंगुलर डिवीजन मेथड उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया था कि जब भी हमें अपनी दिशाओं को डिवीजन करना है, भूमि विभाजन करना है, अगर आप अपना घर बनाने के लिए या अपना व्यापार करने के लिए, मतलब एक इंसान जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो लैंड को यूज कर रहा है, वो हमेशा 81 पद वास्तु में वर्क करना चाहिए। जबकि मॉडर्न वालों ने क्या किया कि उसको थोड़ा इजी करने के लिए या लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए, बहुत ज्यादा टेक्निक ना लगानी पड़े, शायद इसलिए या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, दोनों में से कोई एक चीज हुई होगी, उसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि आपको अपने घर के लिए 64 पद वास्तु को यूज करना चाहिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जिसको मैं कहना चाहूंगी कि आपको मॉडर्न वास्तु की एक चीज एंगुलर डिवीजन मेथड आपको फॉलो करना है, लेकिन 64 पद वास्तु को यूज करना है ये गलत है। 81 पद वास्तु को यूज करिए। दूसरा, उसके बाद मॉडर्न वास्तु वाले कहते हैं कि जो हमने डायरेक्शन का विभाजन किया केवल उतना ही वास्तु के लिए ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। वैदिक में एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं भूमि विभाजन।
तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम अपनी भूमि को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पिशाच भूमि, मनुष्य भूमि, देव भूमि और ब्रह्म भूमि। तो जब तक आप अपनी भूमि को 4 पार्ट्स में प्लस 16 जोन में डिवाइड कर वर्किंग नहीं करते, तब तक आपकी वर्किंग एक्यूरेट नहीं होती। तो ये दोनों की चीजों को अब मैं मिक्स कर रही हूँ कि वैदिक वास्तु के हिसाब से भूमि विभाजन प्लस 81 पर और मॉडर्न के हिसाब से एंगुलर डिवीजन मेथड। तो इन दोनों को यूज कर आप वास्तु को अप्लाई कीजिए, तब आप सही वास्तु को अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग अभी भी कंफ्यूज है कहीं ना कहीं मॉडर्न और वैदिक वास्तु को लेके, उन लोगों को आप क्या सजेशन देंगे कि क्या बेटर है? देखिए, मैं सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जितना मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, 18 इयर्स हो गए हैं मुझे कंसल्टेशंस करते हुए, हजारों स्टूडेंट्स को अब तक मैं कोर्सेज करा चुकी हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारे जो वास्तु हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने जो अपने कोर्स डिजाइन किए हैं, मैं उसके बारे में आपको ये उसके लिए बता सकती हूँ कि मैंने किस तरह से, जो जैसे मैंने बताया कि एंगुलर डिवीजन मेथड अगर मॉडर्न का अच्छा है तो वो चीज हमने जरूर ली है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं कहूँ रेमेडीज की बात करूं तो वैदिक की जो रेमेडीज हैं उनसे ज्यादा प्योर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप जब भी रेमेडीज की बात करें तो आपको वैदिक रेमेडीज में ही जाना चाहिए, क्योंकि आप घर के लिए या आप जब बिजनेस या किसी फैक्ट्री के लिए बात करते हैं तो तब तो मैंडेटरी हो जाता है कि आपको भूमि की ऊर्जाओं पर ही काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फिर वैदिक रेमेडीज को फॉलो करिए। जी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ऑडियंस है, जिन लोगों ने आपको सुना देखा, तो उनके जो डाउट्स हैं मुझे लगता है कि 101% उनके क्लियर हो गए होंगे कि मॉडर्न और वैदिक को लेके जो उनके माइंड में कंफ्यूजन्स थी, रेमेडीज को लेके, या जैसे ब्रह्मनाभि का ब्रह्म स्थान के बारे में बताया, वहीं तोड़फोड़ को लेके भी कई लोगों के मन में रहता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं। से वहीं आपने बताया कि जो आप कोर्सेज करवाते हैं, हजारों स्टूडेंट्स को आप सिखा चुके हैं, जो आपने अपने तरीके से जो कोर्स डिज़ाइन किया है। तो जो ऑडियंस है या जो लोग हैं वो वास्तु सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज की जो ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो हर किसी को वास्तु आना चाहिए, हर किसी को वास्तु सीखना, क्योंकि सभी लोग घरों में रहते हैं, फैक्ट्रीज या बिजनेस ऑफिस सभी जगह वास्तु अप्लाई होता है। तो जो लोग वास्तु सीखना चाहते हैं तो कैसे आपसे कनेक्ट कर पाए? तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में टीम के नंबर्स हैं, आप लोग हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको पूरा प्रोसेस गाइड कर देंगे कि किस तरह से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जी, वहीं फिर भी अगर मॉडर्न और वैदिक वास्तु को लेकर किसी के मन में कोई सवाल है या किसी तरह की कोई भी मन में सवाल उभर रहा है, तो हमारे वो कमेंट सेशन में जाके अपना सवाल लिख सकता है। उसका जवाब हम मैम से कोशिश करेंगे कि मैम अगले जो एपिसोड में आपको बताएंगे। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जिन लोगों के मन में वैदिक और मॉडर्न वास्तु को लेकर जो सवाल हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनकी क्लियर हो पाएँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।